डॉक्टर कपूर सिंह जी, हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अध्यक्ष हैं भाई सुरेश जी, मंच का संचालन कर रहे थे मदन लाल जी, यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, अभी 3 दिन पहले डॉक्टर कपूर सिंह से चर्चा चल रही थी और बड़े भाई चौधरी लहरी सिंह जी ने कहा था कि डॉक्टर कपूर सिंह का बहुत योगदान रहा है हमारे सेक्टर 12 में डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनने का। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि पंचकुला में किस तरह का आपने डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनाया है। मैंने परसों इनको टेलीफोन पर कहा कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ और शाम को मैं 5 और 6 के बीच में मैं आऊँगा और एक बार मैं चाय पी करके आऊँगा। मैं आया उस दृष्टि से था, लेकिन जिस तरह से आप सब ने मिल करके मेरा जिस तरह से भव्य आपने स्वागत किया, मुझे इतना भारी सम्मान दिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा। डॉक्टर कपूर सिंह हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, जुझारू साथी, बहुत पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनका माध्यम से मुझे यहाँ आपके बीच में आना पड़ा। साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं। इसलिए मैं कुछ बातें आपके मध्य में रखना चाहूँगा कि किस तरह से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपना जीवन निर्वाह किया, जिस तरह से हमारे गरीब दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो वंचित समाज के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो उस समय की मनुवादी व्यवस्था से टकराने का काम, वर्ण व्यवस्था से टकराने का काम, उस समय आरएसएस की जो विचारधारा थी उससे टकराने का काम उन्होंने पूरे जीवन भर निभाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अगर शुरू से देखें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको बताया किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो काला राम मंदिर का रहा हो, चाहे भाद राम का रहा हो, चाहे उसके बाद में जिस तरह से उनको तरह तरह से अपमानित होना पड़ा, लेकिन अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया। प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी, वो एक आधार बना इस देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। आज देश में जो बैंकिंग प्रणाली है वो बाबा साहब की सोच का परिणाम, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। ये बाबा साहब की सोच का परिणाम था जब अंतरिम सरकार में जब श्रम और सिंचाई और बिजली मंत्री थे, चाहे वो हीराकुंड बैराज था, चाहे दामोदर घाटी परियोजना थी, चाहे जो ये बिजली का जो हाइड्रो पावर ग्रिड स्टेशन जो बना, इस सब के लिए तो बहुत बड़ा योगदान था। और श्रम मुक्ति के रूप में जिस तरह से उन्होंने गरीब लोगों के लिए 8 घंटे का समय निश्चित किया, जो 12 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था कारखानों के अंदर। प्रसूति के लिए अपने महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए छुट्टी दी जाएगी, उनके कोई पैसे नहीं कटेंगे, मिनिमम बेसिस का, और जो अलग अलग से काम किया जाए तो उस पर एक्स्ट्रा उसमें पैसे डबल उसकी वेतन दिया जाएगा। ये सब बाबा साहब ने किया था, इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। बाबा साहब के संविधान बनाने के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और जो उन्होंने 2 साल 11 मिनट 18 दिन लगा करके संविधान जो देश की जनता को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 26 नवंबर 1949 को जब पारित कराया तो उस संविधान का विरोध किसने किया? उस संविधान का विरोध किया था उस समय की आरएसएस ने। आरएसएस ने पूरे देश के अंदर 78 शहरों में 78 शहरों में रैलियां निकाली थी और 12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में
बहुत बड़ी रैली जो आरएसएस ने की, जो राष्ट्रीय स्तर की थी, उसमें बाबा साहब के पुतले फूकने का, संविधान की प्रतियां जलाने का काम इन लोगों ने किया, जो तिरंगे के खिलाफ थे, जो आज़ादी के खिलाफ थे। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लंबा उसमें हो जाएगा। जो संविधान विरोधी थे, बाबा साहब के विरोधी थे, जो आरक्षण विरोधी थे, जो हिंदू कोडबल के विरोधी थे, वो सब लोग आज राज में बैठे हैं और हमारी सारी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ये कहते हैं कि समीक्षा करने की बात करते हैं कि भाई संविधान की समीक्षा की जाएगी। इनका मुख्य टारगेट दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक, यही इनके मुख्य टारगेट रहे हैं और हमेशा इन्हीं को सबक सिखाने की इनकी नीति रही। 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ था देश में? उस समय रिजर्वेशन को किसने चुनौती दी थी? रिजर्वेशन को क्यों खत्म करने की जो बात की थी हमारे, मैं आगे कहना चाहूँगा तो मैं थोड़ा सा समेटना चाहूँगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं बात करना चाहूँगा, कोई समय आएगा जब लंबी बात करेंगे। हमारे देश की व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की थी, उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया को बनाया गया। हमें विधायिका में स्थान मिल जाता है, हमारी सीटें आरक्षित हैं, चाहे बेशक भोंदू उसमें विधायक बन जाए, या ऐसे लोग जिनको कोई गूंगा पहलवान बन जाए, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, जो उन्हीं की हम लाते रहते हैं, ऐसे भी बन जाते हैं आरक्षण का लाभ लेकर के। लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन उसमें मिल रहा है, उसमें अच्छे भी लोग आ रहे हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हों, जो अच्छी सोच के आदमी होंगे वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। तो विधायिका में हमें कुछ हिस्सा मिलता है, ठीक है, उसमें भी दबाने का प्रयास किया जाता है, डमी लोगों को उतारने का प्रयास किया जाता है। कार्यपालिका में अपने बल पर, जैसा आपके सामने बैठे हैं भोरे साहब, हमारे IAS भी हैं, IPS भी हैं, IFS भी हैं, IRS भी हैं, सभी उसमें जाते हैं, जो सभी सेक्टर में जाते हैं। कार्यपालिका में वहाँ भी रिजर्वेशन है, इसलिए हमारे अधिकारी आते हैं और उनको टीस होती है, दर्द होता है कि किस तरह से आते हैं, और इसलिए उनके साथ भी नीचे तक क्लास 1 हो, 2nd हो, 3rd हो, 4th हो, सबकी जो प्रमोशन में सब में जो परेशानी पैदा करने का काम करते हैं, जो रोस्टर में सबसे नीचे सारी तरह की हरकतें करने का काम करते हैं, ये कार्यपालिका का। अब न्यायपालिका में मैं आता हूँ, न्यायपालिका की क्या स्थिति है? हमें बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हमें इस तरफ को बड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि आज सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति हमारी न्यायपालिका की, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है नहीं, कोई इक्का दुक्का जज बनता है, वो नाम मात्र के लिए। जब हमारे जज नहीं होंगे और हमारे केस लड़ने के लिए कई चीज़ आई, जो बात करते हैं भाई, जो चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का हो, चाहे जो भी हमारे से संबंधित जो मामले हैं, उनको कौन लड़ता है? सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, डबल एजी। आप बताओ इनमें कितने शेड्यूल कास्ट? आज तक कोई एजी शेड्यूल कास्ट नहीं बना, कोई एडिशनल डिप्टी जो एडवोकेट जनरल है वो नहीं बना, डिप्टी एडवोकेट जनरल नहीं बनते, कोई 3-4, कोई 250 की फौज है, उसमें से 3 या 4 शेड्यूल कास्ट है, और वो भी है फाइल पकड़ने वाले डबल एजी, छोटे जो वकील, जो उनके पीछे हाँ में हाँ मिलाते हुए बगल में डायरी लेकर के चल देंगे, फाइल को दबा के चल देंगे। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सरकार की तरफ से, सरकार की नीयत आपके खिलाफ। आप पैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के लिए अपने जो उसके लिए आपके पास में पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता। कितने गरीब आदमी हैं वो इंतजाम नहीं कर पाते। जब हमारे पास वकील नहीं, हमारे पास हमारे न्यायाधीश नहीं, तो हमारी कौन सुधरेगा? तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और अपने बच्चों को ठीक से एडजस्ट करने की, चाहे वो एडवोकेट्स हों चाहे न्यायाधीश हो। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था रायपुर में,
आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। उन्होंने उसमें वहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया था कि हम इंडियन जुडिशियल सर्विस, IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे इंडियन जुडिशियल सर्विस हम शुरू करेंगे और जिससे प्रमोशन होकर के जज बनेंगे, उसमें हमें हमारा अधिकार मिल सकता है, हमारा अधिकार मिल सकता है, हमें रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। जो हमारा 15% SC का, 7.5% ST का जो केंद्र में है, वो हमें अधिकार मिल सकता है। तो उसके मुताबिक हमारे जज भी निकल सकते हैं, वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमें किस तरह से हमें अपनी रणनीति बनानी है। और मीडिया वर्ग हमारा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मीडिया में हमारा आदमी नहीं है, कोई हमारे एंकर नहीं, हमारी भी आवाज़ उठाने वाले नहीं। मीडिया की तरफ भी आपको अच्छे तो बच्चे निकालने पड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था, उन्होंने तो उस समय अखबार निकाले थे लोकनायक और लोग, तो उन्होंने कहा बगैर आज बाबा साहब को भी ये खत्म कर देते, लेकिन उनका साहित्य है जिसकी वजह से बाबा साहब जिंदा है। बाबा साहब की साहित्य है जिसको ये खत्म नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो सारा जीवन जो उसमें अपना जो लेखनी में, जो साहित्य में जो अपना उंडेला है, अपना ज्ञान उंडेला है हर चीज़ में, उसकी वजह से बाबा साहब को नहीं कर सकते। नहीं तो ये बाबा साहब ने भी विचारधारा को खत्म कर दिया। उस समय नहीं था, पहले भी चाहे जो भक्ति काल में था, ये क्या कहते थे, वो क्या कहता था तुलसीदास, पूजिए विप्र सकल गुणहीना कबहु न शूद्र ज्ञान पर बिना। और संत श्रोमणी गुरुदास जी ने क्या कहा कि बामन को मत पूजिए, बामन को मत पूजिए जो हो गए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गए गुण पर भी। तो इनको जवाब दिया, लेकिन हम उस चीज में हम पछड़ रहे हैं। तो मीडिया की तरफ हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और राजनीति में देखिए, राजनीति में जो शक्ति है आज, वो सबसे बड़ी सत्ता की कुंजी है। और सत्ता में अगर जो अच्छे लोग जाएंगे, लड़ाका जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए जो लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, जो दबेंगे नहीं, ऐसे लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। मैं आपसे ये अनुरोध और आपसे प्रार्थना करूँगा, मुझे आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद की जरूरत है। और हम अपने अधिकारों पर लड़ना जानते हैं और अधिकारों के मुताबिक अपनी मांगे मनवाना भी जानते हैं। हमने पूरा हमेशा कोई भी पार्टी सरकार में 4 बार मैं विधायक रहा हूँ, मेरा किसी भी सेशन में कोई भी जिस दिन में मैं बोला हूँ, मैंने गरीब की आवाज़ उठाई, SC BC की आवाज़ उठाई, दलित की आवाज़ उठाई है, उनकी जो सारे जो जुल्म की जो हमारी जो डिमांड है, जो हमारी मांगे हैं, उन पर मैंने आवाज़ उठाई। मैंने कभी सरकार की परवाह नहीं। मैं जिस पार्टी का विचार मेरा मुख्यमंत्री, मैंने उसकी भी परवाह नहीं। मैं इंडिपेंडेंट भी MLA बना, मेरे पिताजी भी इंडिपेंडेंट MLA बने। और हमने शुरू से हम इस विचारधारा से जुड़े। जैसे बताया ना स्वर्गीय लहरी सिंह जी ने, मेरे चुनाव में कोई BSP नहीं है, BSP भी सारा फरीदाबाद तक का BSP मेरे चुनाव प्रचार में मेरे लिए लड़ने आता है। 90% ऐसे जो हमारे साथ रहता है। कभी भी जो समाज अगर वहाँ मेरे पीठ के पीछे है तो हम जिंदा हैं। और प्रदेश में मुझे समाज का अगर सहयोग मिलेगा तो नेता तो समाज बनाता है, MLA तो बन लिया हम कई बार, अब नेता बनने का समय। और नेता जब बनेंगे जब आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हो। और उसके लिए जब होगा, जैसे डॉक्टर कपूर सिंह ने कहा कि हमें अपने पराई की पहचान करनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। और उसके लिए हमें मछली की आंख की तरह, जैसे अर्जुन से कहा ना, क्या मछली नहीं दिख रही, मछली की आंख दिख रही है। और मछली की आंख ये है कि इनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है RSS और BJP को। उसके लिए BJP को सत्ता में आने से रोकना चाहते हो तो उसका विकल्प क्या है?
उसका विकल्प केवल और केवल और केवल कांग्रेस है। अगर वोटों का डिवीजन होता है तो फिर वही लोग आपके ऊपर राज करेंगे और फिर जो है पीछे पछताते रहेंगे। सारे उसके लिए आप लोगों को सब कुछ चाहिए और बाकी तो चीजें बहुत हैं कहने की करने की। मैं तो एक बार मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ अपने समाज में आने का मौका दिया। और भाई मेरे पास कुछ हो ना वैसे तो कोई फंड वंड तो है नहीं, पर मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इसलिए अपने जेब से 51,000 रुपये मैं यहाँ पर डोनेट कर रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी का आप लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, उसके लिए मैं एक बार आपका पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ।